हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 13 अक्टूबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर हम तो बात की जा रही है जीएसटी काउंसिल की। अभी मीटिंग हुई है एक, तो वहाँ पे कुछ डिस्कशंस हुए हैं और कुछ डिसीजंस लिए गए हैं। तो सबसे पहला मेरा आपसे यहाँ पे प्रश्न है कि जीएसटी परिषद की बैठक स्टार्ट करने के लिए कितना कोरम है और यहाँ पे किसी भी डिसीजन को पास करने के लिए कितने वोट की आवश्यकता होती है। मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जीएसटी परिषद बैठक के लिए कोरम और डिसीजन को फाइनल करने के लिए कितना वोट चाहिए होता है इसके अंदर। तो अब देख लेते हैं क्या बात की जा रही है। तो भारत के अंदर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ डिसीजंस लिए गए। यहाँ पे एक डिसीजन तो बता रहे हैं ये कि एलटीसी यानी लीव ट्रेवल कंसेशन यहाँ पे दिया जाता है कुछ सरकारी एम्प्लॉयज़ को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप बिना घूमे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इनकम टैक्स में फ़ायदा ले सकते हैं इसका एलटीसी का। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एलटीसी का 3 गुना आपको खर्च करना पड़ेगा ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिले, इकोनॉमी के अंदर पैसा आए। क्योंकि इकोनॉमी का सीधा सा फंडा है डिमांड एंड सप्लाई पर चलती है। तो डिमांड अभी खत्म हो गई है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो डिमांड क्रिएट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि आपको एलटीसी की जितनी लिमिट मिली है उसका आपको उसका 3 गुना आपको खर्च करना है। यदि आपको 1 लाख की एलटीसी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको 3 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो आपको इनकम टैक्स में एलटीसी का फुल फायदा मिल जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे बात की जा रही है। दूसरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे कर रहे हैं कि उनको रुपे कार्ड दे रहे हैं 10,000 रुपये का, जिससे कि अपनी खरीदारी कर सकते हैं और इसका भुगतान वो अपनी 10 महीने के अंदर 1-1 हज़ार की किस्त कटवा करके कर सकते हैं। इससे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा रुपे कार्ड से। तो ये सारी की सारी बात चलेंगे ताकि इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके, इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट किया जा सके, इकोनॉमी के अंदर सप्लाई अच्छे से चालू हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके ताकि हम फिर से अपनी पटरी पे आ जाएं। तो ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बैठक हुई है जीएसटी की, ये सारी की सारी चीज़ें। लेकिन क्षतिपूर्ति भुगतान पर कोई सहमति नहीं मिली है, जो कि राज्य अपनी डिमांड कर रहे थे कि हमें नुकसान जो हुआ है तो उसके लिए हमें क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन ऐसा कुछ भी अभी डिसीजन नहीं लिया गया है यहाँ पे। तो ये सारी की सारी चर्चाएं इस न्यूज़ के अंदर की गई हैं। देखते हैं आगे। पेज नंबर में बात की जा रही है ब्रो यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ब्रो। तो यहाँ पे सीमा क्षेत्र जो होता है वहाँ पे सड़क निर्माण कार्य करती है। जो भी बॉर्डर एरियाज हैं तो वहाँ पे ये क्या करती है, सड़क निर्माण कार्य करती है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन 1960 में हुआ था। मुख्यालय इसका दिल्ली में है और रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है ब्रो बीआरओ। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इसके अलावा ये अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान एवं श्रीलंका देशों में भी रोड निर्माण का कार्य करता है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ब्रो। तो ये भी आपसे पूछा जाता है स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ इसकी कवर की गई है। तो ब्रो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत के अंदर। देखते हैं आगे। पेज नंबर उन पर बात की जा रही है। ये एक मिसाइल की बात की जा रही है जो कि तकनीकी खामी के कारण सफल नहीं रहा है, इसका परीक्षण भी टाल दिया गया है। तो ये क्या है, तो ये मिसाइल है सबसोनिक क्रूज मिसाइल। इसका परीक्षण अभी टाल दिया है। ये नेवी के लिए बनाई जा रही है, इसका परीक्षण किया जा रहा है भारतीय नेवी के लिए। तो सबसोनिक, मैं आपको हाइपरसोनिक के बारे में पहले बता चुका हूँ। सोनिक वर्ड जहाँ पे भी आता है मतलब साउंड से भी तेज रफ्तार की क्रूज है मिसाइल ये, मतलब उससे भी तेज गति से चलने वाली। तो सबसोनिक का मतलब है आवाज़ से थोड़ी सी कम स्पीड होगी इसकी। हाइपरसोनिक का मतलब है साउंड जितनी स्पीड से ट्रेवल करता है उससे भी फास्ट स्पीड होगी। लेकिन सबसोनिक का मतलब है कि जो आवाज़ होती है, आवाज़ की जितनी गति होती है उससे थोड़ी स्लो होगी ये इसकी स्पीड। इसको है सबसोनिक क्रूज मिसाइल। तो यहाँ पर इसका परीक्षण भी टाल दिया गया है। डीआरडीओ के द्वारा इसका परीक्षण किया जा रहा था लेकिन तकनीकी खामी की वजह से इसे टाल दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप। आगे न्यूज़ आएगी इसके बारे में। इसका नाम है निर्भया मिसाइल। तो ये इंपॉर्टेंट है, निर्भया मिसाइल का परीक्षण यहाँ पे किया जा रहा था, इसे भी टाल दिया गया है। पेज नंबर में बात की जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राजस्थान के लिए है। डीएमआईसी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉरिडोर है, दिल्ली मेट्रो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा। इसमें अभी रीको को भी डाल दिया गया है इसके तहत डीएमआईसी जो डेवलप किया जा रहा है। तो उससे संबंधित कुछ और हम इंपॉर्टेंट फैक्ट पे नज़र डाल देते हैं। एक तो राजस्थान में इसका 39% हिस्सा जो है वो डीएफसी का वो राजस्थान में आता है। डीएमआईसी एक कॉरिडोर है, राइट। अब उसका 39% हिस्सा राजस्थान में आता है। वो कौन सा हिस्सा है, डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो हिस्सा है वो कितना आता है, 39%। अब दूसरा फैक्ट इसमें क्या है कि जबकि 60% क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र, इसमें 22 जिले आते हैं। तो प्रश्न में यही चीज़ पूछी जा सकती है, कंफ्यूज करेगा ये आपको।
तो डीएफसी का हिस्सा तो है 39% राजस्थान में, लेकिन जो प्रभावित क्षेत्र है जिसे हम इन्फ्लुएंस एरिया बोलते हैं उस वो आता है 60%, जिसमें कि राजस्थान के 22 जिले आते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि डीएफसी क्षेत्र अलग है और प्रभावित क्षेत्र या इन्फ्लुएंस एरिया अलग होता है, तो इनमें बड़ा फर्क है। ये 60% है और ये केवल महज 39% है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा क्योंकि आपको प्रश्न में कंफ्यूज किया जा सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है डीएफसी एरिया और क्या होता है प्रभावित क्षेत्र एरिया। इसके अलावा क्या चेंज किया है, राजस्थान ने भी रीको को इसमें शामिल कर लिया है। रीको का फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो रीको राजस्थान में क्या काम करता है, वित्तीय सहायता भी देता है और उद्योगों के विकास का काम भी करती है रीको ऑर्गेनाइजेशन। इसे 1980 के दशक में बनाया गया था, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब आप ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा कि 39% हिस्सा कौन सा आता है और 60% हिस्सा कौन सा आता है, क्योंकि दोनों ही डीएमआईसी के पार्ट हैं और राजस्थान संबंधी है। ये एरियाज राजस्थान के हैं और 22 जिले इसके अंदर आते हैं प्रभावित क्षेत्र के अंदर। अब देखते हैं क्या है ये चीज़। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये है राजस्थान का मैप। अब यहाँ पे ये जो मोटी लाइन चल रही है ये वाली, इसको बोलते हैं डीएफसी लाइन, यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एरिया। तो ये कितना है 39%, ये याद रखिएगा फैक्ट आप। ये एरिया महज है 39% डीएफसी एरिया जो है, यहाँ पे देख सकते हैं आप मोटी लाइन है डीएफसी अलाइनमेंट। अब है डीएमआईसी इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित क्षेत्र, जिसकी मैंने आपको बात की थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अब डीएमआईसी जा रहा है तो इसके आसपास का जो एरिया ये भी तो प्रभावित होगा, इनको भी तो फायदा होगा। तो इसको बोल दिया इन्होंने इन्फ्लुएंस एरिया, डीएमआईसी इन्फ्लुएंस एरिया। अब इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन आपको पता होना चाहिए कौन कौन से रीजन है वो। तो पहला है यहाँ पे खुशकेरा, भिवाड़ी, नीमराना। दूसरा यहाँ पे अजमेर, किशनगढ़। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, नाम पूछे जा सकते हैं आपसे। ये तो है इंडस्ट्रियल रीजन। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरियाज कौन से हैं, तो ये हैं जयपुर, दौसा, राजसमंद, भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली, मारवाड़। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए पांचों के इंडस्ट्रियल एरियाज कौन से हैं और इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन से हैं जो कि इससे प्रभावित होंगे डीएमआईसी से। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बिल्कुल आपसे एग्जाम में सवाल पूछा सकता है। मैं आपको बता चुका हूँ डीएफसी क्या है और इन्फ्लुएंस एरिया कौन सा है डीएमआईसी का। तो ये आपको समझ में आया होगा बेसिक डिफरेंस की क्या चीज़ें हैं इस मैप के थ्रू। देखते हैं आगे पेज नंबर 1 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोबेल जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाए 2020 के। तो अभी अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है, 2 अमेरिकन पर्सनैलिटीज हैं। इनका नाम है पॉल आर मिलग्रॉम एवं रॉबर्ट बी विल्सन। इनको दिया गया है, 2 लोगों को दिया गया है संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का 2020 का नोबेल। तो इसमें क्या खास बात है कि नीलामी जो होती है टेंडर फॉर्म जो होते हैं, तो उनके प्रारूपों के लिए आविष्कार उन्होंने किया है और नीलामी सिद्धांत जो है उनके प्रिंसिपल, उनको सुधार हेतु इन्होंने नीलामी सिद्धांत में सुधार किया है और नीलामी प्रारूपों के आविष्कार हेतु इनको ये अवार्ड दिया गया है अर्थशास्त्र नोबेल 2020। नीलामी आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की नीलामी करनी होती है, ऑक्शन जो करना होता है, टेंडर निकालते हैं उसके लिए। तो वहाँ पे उसके लिए इन्होंने आविष्कार किए हैं, क्या नई चीज़ें हो सकती हैं, क्या नए प्रिंसिपल बनाए जा सकते हैं। तो वो सारा काम इन्होंने किया है, तो उसके लिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। तो आप ये टर्म याद रखिएगा, नीलामी के लिए इनको ये अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। अब ये अवार्ड देता कौन है, तो ये द रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज, ये भी आपको नाम पता होना चाहिए। इसके द्वारा ये नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, द रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल दिए जाने का काम 1968 में शुरू किया था। ये भी आपको ईयर पता होना चाहिए, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर, क्यों स्टार्टिंग में ये नहीं था। नोबेल प्राइज आपको पता है 1901 में शुरू किए गए थे, लेकिन 1968 में इसमें अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए। ये दोनों की पिक्चर है यहाँ पे, कुछ ये क्लियर तो नहीं है लेकिन आपको एक आइडिया लगता है बस इससे। तो यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है। पेज नंबर 1 पे बात की जा रही है कोविड-19 की जागरूकता हेतु। ये एक न्यूज़ है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है कवर करने को, लेकिन अब क्या बताया जा रहा है कि कोविड-19 का अब जो दौर आने वाला है, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बताया कि मोबाइल, प्लास्टिक नोट, स्टील पर 28 दिन तक रह सकता है वायरस। कारण क्या है इसका, क्योंकि अब हो जाएगा ठंडा मौसम, टेम्परेचर होगा कम, तो इसलिए वायरस की जो मतलब वायरस के जीवित रहने के जो चांसेज हैं, जो टाइम है वो बढ़ जाता है। क्योंकि गर्मी में ये वायरस मर सकता है। गर्मी में इसको बताया था पहले कि 24 घंटे तक ही ये रह सकता था इन चीज़ों पे, मोबाइल, प्लास्टिक नोट पर केवल 24 और 48 घंटे तक रहता था, लेकिन अभी ये 28 दिनों तक रह सकता है। तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो आप पूर्ण रूप से सतर्कता बरतिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, लोगों को भी अवेयर कीजिए कि इस प्रकार से आपको इससे बचाव करना है, क्योंकि बचाव ही इसका एक उपाय है। अभी कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, तो हम जितना बचाव कर सकते हैं तभी हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। कोविड-19 कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये आपके मन में एक प्रण होना चाहिए। तो यहाँ पे एक जागरूकता संबंधी न्यूज़ है कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अभी जो समय आने वाला है उसमें आपको और सतर्क रहना है इन चीज़ों को लेकर के, और प्रिकॉशंस लेते रहना है ताकि इससे बचाव किया जा सके। देखते हैं आगे पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है। ये अभी एक अवार्ड दिया गया है रील को।
रील देख लेते हैं क्या है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है रील का। तो इसको एक अवार्ड दिया गया है, ये अवार्ड है 10वां PSE एक्सीलेंस अवार्ड। 10वां PSE एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया रील ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। इसका फुल फॉर्म ये है यहाँ पे, किसके लिए दिया गया है, अनुसंधान यानी रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है रील को। इसको इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा स्टार्ट किया था। इस अवार्ड को जो PSE एक्सीलेंस अवार्ड है इसे शुरू किया गया था इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है, ये पता होना चाहिए आपको PSE एक्सीलेंस अवार्ड के बारे में, किसे दिया गया, रील क्या है, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर आपसे। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है। गोडावण बहुत ही फेमस, GIB इनको बोलते हैं शॉर्ट में, और राजस्थान का स्टेट बर्ड है गोडावण। तो उसके अस्तित्व पर संकट की बात आ रही है यहाँ पे, ये बताया जा रहा है क्योंकि अपने परंपरागत स्थानों पर नहीं जा पा रहे हैं। ये कारण क्या है इनका, आपने देखा होगा वेस्टर्न राजस्थान में जो स्पेशली बाड़मेर और जैसलमेर एरिया विंड मिल्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, जो कि पवन चक्की ने बोलते हैं हम। दूसरा, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन जो लाइन होती है, आपको पता है जो बिजली पैदा करने के लिए तो लाइन बिछाई गई हैं, वो इनके लिए खतरनाक साबित हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि गोडावण का जो वजन है बहुत ही भारी पक्षी होता है ये, तो उसको उड़ने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, ज़्यादा ऊंचाई पे ये उड़ नहीं सकता है। तो अब क्या होता है कि ये जो पक्षी है इनसे टकरा जाता है, ट्रांसमिशन लाइन जो जा रही है, और विंड मिल्स होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं विंड मिल्स, आप इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े साइज के इस प्रकार से खड़े होते हैं विंड मिल्स। तो ये इनसे टकरा जाता है पक्षी, तो इसकी मौत हो जाती है यहाँ पे, प्लस ट्रांसमिशन लाइन है इनसे टकरा जाता है। कारण क्या है कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई लोडेड ट्रक होता है, राइट, लोडेड ट्रक अपनी स्पीड में एक आ रहा है, अगर वो यदि तुरंत ही ब्रेक लगा देगा तो वो स्लाइड कर जाएगा, यानी कि वो स्लिप हो जाएगा, वो गिर जाएगा, पलट जाएगा ट्रक, अगर उसने तुरंत ब्रेक लगा दी। उसी प्रकार से गोडावण का है, इसका वजन बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये तुरंत डिसीजन नहीं ले पाता है कि कहाँ ऊपर जाना है, नीचे जाना है, कैसे जाना है, तो वहाँ पे फंस जाता है, मर जाता है। तो ये इनकी मौत के कारण हो रहे हैं और अपने परंपरागत स्थानों पर नहीं जा पा रहे हैं। ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है, इंपॉर्टेंट है, गोडावण संबंधी न्यूज़ है, कई बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब कुछ चल रहा है। मेंस के एग्जाम में भी आपको लिखने के काम आएगा, RAS मेंस में ये, तो ये आप इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। अब हम देख लेते हैं UPSC प्री 2020 में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन, और आप आंसर भी अपना माइंड में रख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। तो प्रश्न है यहाँ पे 55 नंबर का प्रश्न है ये, बी सीरीज के अंदर, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये प्रश्न है। आपके सामने 3 कथन दिए हैं यहाँ पे। यह 2 जिलों में विस्तृत है, उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ए है यहाँ पर केवल 1 और 2, बी है यहाँ पर केवल 2 और 3, सी है यहाँ पर केवल 1 और 3, और डी है 1, 2 और 3। तो आपको मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, आप इसका आंसर मेरे को बताइए, फिर मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर भी बता देता हूं। तो अब हम देख लेते हैं, विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो डेजर्ट नेशनल पार्क है, ये बात बिल्कुल सही है कि यह 2 जिलों में विस्तृत है, यानी कि जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब दूसरा फैक्ट है कि यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसकी हमने बात की थी, GIB, राइट, जो कि राजस्थान का स्टेट बर्ड है, उसके प्राकृतिक आवासों में से एक है। ये बात भी आपने सही सुनी है, क्योंकि आप जब भी बात सुनते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की तो कहीं ना कहीं डेजर्ट नेशनल पार्क वाले एरिया का जिक्र जरूर आता है, तो ये भी आपको पता है यहाँ पे। अब एक और बात ये की जा रही है पॉइंट नंबर 2 पे कि उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि उद्यान के अंदर जो डेजर्ट नेशनल पार्क का एरिया है वो काफ़ी बड़ा एरिया है, तकरीबन 3 से 4 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एरिया है। तो उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, ये तो बहुत ही पॉसिबल नहीं हो सकता ये चीज़ कि कोई मानव वास वहाँ पे निवास नहीं करता हो इस एरिया के, इतने बड़े एरिया के अंदर, तो वहाँ पे मानव वास जरूर है। तो इस प्रश्न को आप, यदि आपके पास ज्योग्राफी का भी कॉमन सेंस है और थोड़ा भी आइडिया है आपको, और आपको ये दोनों पार्ट भी नहीं पता है इसमें, तो आप इसको एलिमिनेट करके भी इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। अर्थात UPSC प्री के अंदर एक जनरल, एक मतलब एक समझदार दिमाग भी बहुत काम करता है प्रश्नों को हल करने के लिए। ऐसा नहीं कि केवल आपको आंसर ही पता होना चाहिए, आपके पास बेसिक नॉलेज, उसका एप्लीकेशन आप सही कर रहे हैं तो आप प्रश्न को सही कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये यहाँ पे गलत हो गया तो आप समझ सकते हैं कि प्रश्न यहाँ पे कौन सा सही होगा। या देखिए आप यहाँ पे 2 आ रहा है,
ये गलत है, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये भी गलत है, और यहाँ पे 2 आ रहा है, ये भी गलत है। तो प्रश्न यहाँ पे कौन सा सही उत्तर हो जाता है इसका? सी, यानी केवल 1 और 3। तो आप इस प्रकार से भी यूपीएससी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और आरपीएससी में कुछ ही इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आप एक बेसिक साइंस कॉमन अपना माइंड लगा करके भी इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, आप इसे नोट भी कर लीजिएगा। देखते हैं आगे। पेज नंबर 5 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है यहाँ पे मिड डे मील संबंधी एक न्यूज कवर की गई है। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो मिड डे मील योजना जो है 1995 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना को, ये आपको पता होना चाहिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा योजना स्टार्ट की गई थी, जिसका नाम अभी बदलकर क्या कर दिया गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे। रिसेंटली चेंज किया है। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मैं आपको बता चुका हूं पहले भी क्या होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें कि कुछ भाग केंद्र का रहता है, कुछ भाग राज्य सरकार का रहता है। इसे बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब आर्टिकल 21 के तहत भी इसे एक संरक्षण मिला हुआ है, मतलब यहीं से निकलता है मिड डे मील का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं, कि किस प्रकार से आपको पता है राइट टू लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है। तो लोगों के पास पहले, मतलब जब ये स्टार्ट की गई तो उस टाइम पे लोगों के पास खाने की पर्याप्त चीज़ें नहीं थी, पढ़ाई के बारे में कौन सोचेगा, ये सारी चीज़ थी। तो वहाँ पे लोगों को प्रेजेंस बढ़ाने के लिए स्कूल में ये मिड डे मील योजना शुरू की गई। तो आपसे मेरा कमेंट बॉक्स, आपसे प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मेरे को कि मिड डे मील योजना किस क्लास से लेकर किस क्लास तक के बच्चों को इसमें कवर किया जाता है, मतलब कौन सी क्लास के बच्चों को इसमें कवर किया जाता है। मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मिड डे मील योजना के अंदर। देखते हैं आगे। पेज 8 में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है धौलपुर के अंदर है तालाबशाही। तालाबशाही एक, ये पानी से भरा एक मतलब पॉन्ड टाइप एक बड़ा एक एरिया है, एक आप बोल सकते झील टाइप एरिया है ये तालाबशाही। तो बाड़ी एक जगह है धौलपुर के अंदर, तहसील है, वहाँ पर स्थित है तालाबशाही। तो इसका बैंक है तालाबशाही का, यानी कि यहाँ पर इस वाले इसका तटीय जो एरिया है, यहाँ पर एक महल है, इसका नाम है खानपुर महल। ये आपको पता होना चाहिए। खानपुर महल इसे शाहजहां के लिए बनवाया गया था, यानी कि शाहजहां के समय की बात है। तो आपको ये एक आइडिया होना चाहिए। तो खानपुर महल का संबंध तालाबशाही महल से है, तालाबशाही झील से है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ बात चल रही है कि तालाबशाही को पर्यटन के मानचित्र पर लाने की दरकार है, तो इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। तो न्यूज़ यहाँ पर ये कवर की गई। देखते हैं आगे। पेज नंबर 9 पे स्पोर्ट रेट न्यूज़ है। तो क्या न्यूज़ है? फ्रेंच ओपन चल रहे हैं 2020 के, आपको पता है, फ्रांस के अंदर। यहाँ पर स्पेन के राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम में सिंगल कैटेगरी में जीत लिया है खिताब। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है कि सिंगल कैटेगरी में मेल्स में स्पेन के राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम को जीत लिया है। आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा आगे। देखते हैं आगे। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है खुदरा महंगाई दर जो कि बढ़ गई है सितंबर के महीने में। तो सितंबर में खुदरा महंगाई दर में वृद्धि देखी गई है, ये न्यूज़ कवर की गई है यहाँ पे। नेशनल सांख्यिकी कार्यालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी खुदरा महंगाई दर को लाने का, एडॉप्ट करने का कॉन्सेप्ट किस समिति ने दिया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले हम WPI पर ही काम करते थे, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अब हम लेने लग गए हैं कुछ वर्षों से। तो इसके लिए किस समिति ने सुझाव दिया था, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है जूट संबंधी बात है यहाँ पे। तो जूट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। कारण क्या है इसका? कि जूट से एक्चुअली बारदाने की चीज़ें बनाई जाती हैं। आपको पता है सेक्स जो कट्टे होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे प्लास्टिक के बोरों का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं हो रहा मार्केट में, काफ़ी महंगा हो रहा है ये जूट जो है। इसका कारण क्या है कि जो इसके माफिया जो लोग होते हैं, तो उन्होंने इसका स्टॉक कर लिया है जूट का। तो इसकी जो MSP है, आपको ये पता होना चाहिए, जूट पर भी MSP देती है गवर्नमेंट। तो इसकी MSP प्रभावित हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने इसका स्टॉक कर लिया है यहाँ पे जूट का लेकर के। तो इसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है मार्केट में, काफ़ी महंगा हो गया है जूट। तो ये सारी की सारी न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो जूट के बारे में पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े मात्रा में इसका उत्पादन होता है और इसके लिए MSP भी गवर्नमेंट देती है। तो ये भी आपसे पूछा सकता है एग्जाम के अंदर कि जूट के लिए MSP दिया जाता है या नहीं। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है माउंट किलिमंजारो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है माउंट किलिमंजारो, इस पर आग लग गई है। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। ज्योग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से न्यूज़ क्वेश्चन बन सकता है। तो तंजानिया एवं केन्या देश, दो देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। तंजानिया एवं केन्या देश की सीमा पर स्थित है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दो देशों के बीच में वो कौन से देश हैं? तंजानिया और केन्या देश की सीमा पर स्थित है माउंट किलिमंजारो। ये एक मृत ज्वालामुखी यानी कि डेड वॉल्केनो है माउंट किलिमंजारो। और इसके ढलानी भागों में एक जनजाति है जिसका नाम है छग्गा जनजाति। छग्गा जनजाति कहाँ निवास करती है? माउंट किलिमंजारो को ढलानी भागों में। तो आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं माउंट किलिमंजारो का पिक्चर है, ये बड़ा ही खूबसूरत सा। अब आप देखिए कुछ कंपैरिजन। यहाँ पे सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट आपको पता है नेपाल के अंदर 8,848,
और यहाँ पे चौथे नंबर पे है माउंट किलिमंजारो, देख सकते हैं आप, तंजानिया में, अफ्रीका बता रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, 5892 मीटर का। अकांगुआ पर्वत ये साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना के अंदर है। दिनाली आपको पता है ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर अलास्का जो यूएसए का एक प्रोविंस है वहाँ पर है। ये एल्ब्रुस है, माउंट एल्ब्रुस रशिया के अंदर है, यूरोप का है। ये है विंसन मैसिव अंटार्कटिका जो कि साउथ हेमिस्फीयर के अंदर एक चोटी है। और कोशिश ऑस्ट्रेलिया की चोटी है ये आपको कुछ क्रम आप देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा एक बार पिक्चर को, तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि कौन सी सबसे ऊंची है क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के सवाल। देखते हैं आगे। तो पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। ये अभी भारत सरकार ने एक 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। तो ये सिक्का जारी किया है राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्मशती पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया भारत सरकार ने। तो राजमाता विजय राजे का संबंध ग्वालियर राजघराने से है। 1919 में इनका जन्म हुआ था, तो वो सेलिब्रेट करने के लिए 2020 में एक 100 रुपये का सिक्का जारी कर दिया है। आपने वसुंधरा जी के नाम सुना होगा, उनकी माता जी का नाम है ये राजमाता विजय राजे सिंधिया, ग्वालियर राजघराने से इनका संबंध है। तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए इनके बारे में। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है गरबा। आपको पता है गरबा के बारे में, बहुत ही फेमस है ये नृत्य। तो नई गरबा पोशाक पीपीई किट की थीम पर भी डेवलप की जा रही है। ये एक न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो गरबा के आप बारे में बताइए, में किस स्टेट का ये डांस है, बहुत ही फेमस डांस है गरबा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि गरबा का संबंध किस राज्य से है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। यदि आपको मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।